नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरियाणा दौरे पर हैं। अपने हरियाणा दौरे के दौरान सीएम धामी ने कहा कि तीसरी बार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता डबल इंजन सरकार के कार्यों को देख चुकी है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनेगी। आपको ये भी बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक के रूप में विभिन्न विधानसभाओं में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा में चुनावी जनसभाएं करेंगे। सीएम धामी बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में हरियाणा में 3 जनसभाएं करेंगे। आज दोपहर 2 बजे धारूहेड़ा रेवाड़ी में लक्ष्मण सिंह यादव के पक्ष में जनसभा करेंगे। इसके बाद 5 बजे सेक्टर 5 गुरुग्राम में मुकेश शर्मा के पक्ष में मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं आपको ये भी जानकारी देते चले कि शाम 6:30 बजे बीजेपी प्रत्याशी तेजपाल तंवर के पक्ष में मारुति कुंज सोहना हरियाणा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज हरियाणा दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो रहने वाले हैं, जहां धारूहेड़ा रेवाड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे और तीसरी बार भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। लगातार ये बीजेपी के तरफ से ये दावा किया जा रहा है और जनता जो है वो डबल इंजन सरकार के कार्यों को देख रही है। ये भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये बातें कही गई। हरियाणा में पिछले 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन वाली सरकार चल रही है, उस सरकार ने अनेक काम वहाँ पर किए हैं और आज हरियाणा हर क्षेत्र में आगे आ रहा है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। और हरियाणा के अंदर भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार जो बड़े पैमाने पर 2014 तक हुआ करता था, उस पर पूरी तरह से रोक लगी है, पारदर्शिता आई है। पहले घोटाले होते थे, घपले होते थे, लेकिन पिछले 10 सालों में पारदर्शिता के साथ हर क्षेत्र में काम हुआ है। नौजवान युवाओं को नौकरी मिली है, नई नई योजनाएं आई हैं, गरीब कल्याण के लिए काम हुआ है। तो वहाँ पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। फिर से डबल इंजन लगेगा, क्योंकि लोगों ने डबल इंजन का प्रभाव देखा है, डबल इंजन का काम देखा है। देखिए, हरियाणा में पिछले 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन वाली सरकार चल रही है, उस सरकार ने अनेक काम वहाँ पर किए हैं और आज हरियाणा हर क्षेत्र में आगे आ रहा है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। और हरियाणा के अंदर भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार जो बड़े पैमाने पर 2014 तक हुआ करता था, उस पर पूरी तरह से रोक लगी है, पारदर्शिता आई है। पहले घोटाले होते थे, घपले होते थे, लेकिन पिछले 10 सालों में पारदर्शिता के साथ हर क्षेत्र में काम हुआ है। नौजवान युवाओं को नौकरी मिली है, नई नई योजनाएं आई हैं, गरीब कल्याण के लिए काम हुआ है। तो वहाँ पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। फिर से डबल इंजन लगेगा, क्योंकि लोगों ने डबल इंजन का प्रभाव देखा है, डबल इंजन का काम देखा है। देखिए, हरियाणा में पिछले 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 5 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी है, जहां पर सभी 5 मंत्री केदारनाथ क्षेत्र में जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। और इसी कड़ी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी 3 दिवसीय रुद्रप्रयाग के दौरे के बाद देहरादून पहुंचकर क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में माहौल होने की बात कही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ को संवारा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 31 जुलाई की आपदा के बाद वहां के प्रभावित व्यापारियों के लिए 10 करोड़ की राहत राशि दी है, जिससे क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। आज मैं बाबा केदार की धरती से 3 दिन के दौरे पर लौट कर आया हूं और मोदी जी ने जो केदारनाथ के कायाकल्प के लिए किया है, 2013 के बाद जो उसका स्वरूप तहस नहस हो गया था, उसको संवारने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लोग उसका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जुलाई की आपदा के बाद जो एक 10 करोड़ का पैकेज वहां के खच्चर वाले, वहां के छोटे व्यापारी, अन्य वर्गों को वहां पर दिया है, जिससे 5,600 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, उसका संदेश पूरे क्षेत्र में है।
और जो मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि केदारनाथ सीट भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है, उस सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 का पालन सुनिश्चित करवाने के मकसद से टिहरी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आलोक राम त्रिपाठी की अध्यक्षता में नरेंद्र नगर तहसील सभागार में विभिन्न विभागों में कार्यरत महिला पुरुषों की एक कार्यशाला आयोजित की गई है। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आलोक राम त्रिपाठी ने कार्यशाला में उपस्थित सभी महिला पुरुषों को जानकारी देते हुए बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 का कड़ाई के साथ पालन किया जाना है। उन्होंने आगे बताया कि किस तरह से नियमानुसार समितियों का गठन, हरासमेंट से संबंधित जानकारी प्राप्त कर निस्तारित करने की प्रक्रियाओं को विस्तृत रूप से समझाया गया है। इस मौके पर उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी, एडवोकेट राजपाल सिंह मियां भी कार्यशाला में मौजूद थे। आज की ये जो कार्यशाला थी माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित की गई है, जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम उसके प्रतिषेध के संबंध में 2013 का जो हमारा अधिनियम है उसके संबंध में एक जागरूकता कार्यशाला यहाँ तहसील सभागार में की गई है, जिसमें तहसील स्तर के सभी प्रमुख विभागों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। विभागों की जितनी हमारी महिला कर्मचारी थी और साथ में कुछ पुरुष कर्मचारी भी इस कार्यशाला में उपस्थित हैं, जिनको इस जो हमारा 2013 का अधिनियम था उसके संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उनको इंटरनल कमेटी के बारे में, लोकल कमेटी के बारे में और इस कमेटी के द्वारा कैसे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में किस प्रकार से जांच प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके बारे में बताया गया। कानून के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही जो प्रतिभागी अगर थे उनके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया गया और ये अपेक्षा की गई कि हमारे तहसील स्तर पर जितने भी सरकारी विभाग हैं उनके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत जो हमारी इंटरनल कमेटी है उसका नियमानुसार गठन किया जाए तथा सेक्सुअल हरासमेंट के किसी भी प्रकरण में इमीडिएट और उचित कार्रवाई की जाए। आज जिला विधिक प्राधिकरण विभाग द्वारा जो एक वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें माननीय त्रिपाठी जी ने जो सीनियर जज हैं उन्होंने आज हमें जानकारी दी पॉश एक्ट के बारे में जो 2013 में बनाया गया था और जिसमें हर डिपार्टमेंट में एक इंटरनल कमेटी का गठन होना है। उसके बारे में आज सर ने विस्तृत जानकारी दी। उसके सारे सेक्शंस के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी कि किस तरह से हमने उन सेक्शंस को लागू करना है, किस तरह से अपने विभाग में हमें कमेटी बनानी है जो कि अति आवश्यक है और अगर ये कमेटी विद टाइम नहीं बनी तो ये पनिशेबल एक्ट होगा और इस तरह की कमेटी अगर हर विभाग में बना दी जाएगी तो ये बिल्कुल आने वाले समय में महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसके चलिए आगे बढ़ते हैं। केदार घाटी क्षेत्र में अतिवृष्टि से लिंचौली से सोनप्रयाग तक पैदल और मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त होने से तमाम व्यवसायियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत प्रभावित व्यवसायियों की क्षतिपूर्ति के लिए 9 करोड़ 64 लाख रुपए की राहत धनराशि को डीबीटी के माध्यम से प्रभावितों को ट्रांसफर की है। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि आपदा को लेकर मुख्यमंत्री और सरकार संवेदनशील तरीके से कार्य कर रही है, यानी काम कर रही है। आपदा से जिन क्षेत्रों में व्यवसायियों को नुकसान हुआ है उसका आकलन किया गया है। केदार घाटी में सर्वाधिक नुकसान व्यवसायियों का हुआ है, उसके लिए डीपीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पे जहां जहां ऐसी क्षति हुई है वहां पर भी जल्द ही सरकार द्वारा कदम उठाए जाने वाले हैं। हमारी सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील, निश्चित रूप से आपदा को लेकर के हमारी सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं और आपदा से जहां जहां जिन क्षेत्रों में जिन व्यक्तियों को नुकसान हुआ है उसका पूरा प्रदेश के अंदर उसका आकलन तैयार किया गया है और इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि केदार घाटी में सर्वाधिक नुकसान वहां पर व्यवसायियों का हुआ है, उसके लिए डीबीटी के माध्यम से बिल्कुल पूर्ण पारदर्शिता के साथ वहाँ पर जो नुकसान क्षति जो उनकी हुई थी उनके खाते में वो पैसा डाल दिया गया है और पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भी इस तरह की क्षतियाँ हुई हैं वहाँ पर भी जल्द ही सरकार के द्वारा कदम उठाए जाने वाले हैं।
उत्तराखंड परिवहन निगम BS 6 बसें लाने की तैयारी कर रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम के संचालन प्रबंधक CP कपूर ने कहा कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से हमें 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है, जिसमें हमें 190 नई बसें लानी है। साथ ही उन्होंने कहा कि शेष बसों को लाने के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय मिला है, जिसके बीच अक्टूबर महीने में डीजल की 130 BS 6 बसें आएंगी, 30 बसें CNG की और अन्य जो है वो 30 बसें दिसंबर महीने तक आ जाएंगी। पहले तो हम ये बता दें कि अभी 30 सितंबर से कुछ भी ऐसा नया नहीं होने वाला है। हमें जो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से 31 दिसंबर तक के लिए समय दिया गया है, जिसमें हमें 190 बसें नई लानी है और उसके बाद जो शेष बची बसें हैं उसके लिए 31 मार्च 2025 तक का समय मिला हुआ है। तो इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसी के लिए हमारी अक्टूबर में 130 नई बसें आ जाएंगी और BS 6 डीजल की, और 30 बसें हमारी CNG अनुबंधित आने वाली हैं और 30 का हम LOI जारी कर देंगे, जो कि दिसंबर तक आ जाएंगी। इस प्रकार हमारी ये 190 बसें दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी। तो चलिए अब खबरों में बात करेंगे लालकुआं की, जहां लालकुआं में श्री श्याम परिवार और श्री श्याम कृपा महिला परिवार के निरीक्षण में शनिवार को श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव पर भव्य यहां निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें कमेटी द्वारा निशान यात्रा से पहले ध्वज का पूजन किया गया। यात्रा में ध्वज के लिए श्रद्धालु भक्ति की धुनों पर थिरकते हुए दिखाई दिए। निशान यात्रा कर लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। निशान यात्रा में आगे चल रही फूलों से सजी बाबा श्याम की सवारी, जो कि यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी, जिसमें सवार बाबा श्री खाटू श्याम के दर्शन को हर कोई देख निहारे जा रहा था। यात्रा में खासी तादाद में शामिल श्रद्धालुओं के हाथों में श्री श्याम ध्वज के लिए महिलाओं की टोली चल रही थी और ये निशान यात्रा ट्रांसपोर्ट नगर से राजकीय इंटर कॉलेज संकीर्तन स्थल तक निकाली गई। इस मौके पर मौजूद भक्तों ने कहा कि श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव पिछले 7 से मनाते आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि शामपुर में यहाँ कानपुर जो है मिलीभीत परेली से कालाकर यहाँ पहुँचेंगे, जो सुंदर सुंदर भजनों से बाबा का गुणगान करेंगे। उन्होंने क्षेत्रवासियों से श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचने की अपील की है। इस मौके पर श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव के अध्यक्ष सोनू गोयल, पूर्व चेयरमैन पवन चौहान, निवर्तमान चेयरमैन जो हैं वो लालचंद सिंह, व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीवान सिंह बिस्ट सहित भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वो मौजूद थे। मसूरी में गुरु सिंह सभा लंढौर का 107वां सालाना दिवन पर कीर्तन शोभा यात्रा साथ यहां पर शुरू किया गया है। इस मौके पर गुरुद्वारे लंढौर में भोग, अखंड पाठ, शब्द कीर्तन और व्याख्यान का आयोजन किया गया और गुरु का लंगर के बाद नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई। गौरतलब है कि गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश गुरु पर्व को समर्पित गुरु सिंह सभा लंढौर मसूरी का 107वां 2 दिवसीय सालाना गुरमत समागम शुरू हो गया है। पहले दिन लंढौर गुरुद्वारे में भोग, अखंड पाठ, शब्द कीर्तन और व्याख्यान का यहाँ पर आयोजन किया गया और गुरु के लंगर के बाद नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई। नगर कीर्तन शोभा यात्रा बैंड बाजों और अखाड़े के साथ लंढौर गुरुद्वारा में शुरू होकर मलिंगार, लंढौर चौक और लंढौर बाजार सहित भगत सिंह चौक और माल रोड होते हुए गांधी चौक तक गई है। रास्ते पर श्रद्धालुओं ने नगर कीर्तन में शामिल हुए और श्रद्धालुओं के लिए जलपान का आयोजन भी रखा गया था। श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा में बैंड के साथ ही गुरु नानक बालक और गुरु नानक बालिका का बैंड सहित पावटा सहित से आई
पालकी साहिब वाहन में गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन किए। वहीं नगर कीर्तन में पंच प्यारे मुख्य आकर्षक का केंद्र रहे। शोभा यात्रा के दौरान गतका पार्टी ने तलवारबाजी के हैरत अंगेज कारनामे जो है वो भी दिखाए, दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। लाइब्रेरी पहुंचने पर गुरुद्वारा गांधी चौक में शाम का दीवान सजा और शब्द कीर्तन और व्याख्यान आयोजित किए गए। करते हैं गुरु सिंह सभा को और सभी गुरु सिखों को। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में उन्होंने कितना अपना वो कर्म किए हैं इस देश के लिए और कितना उन्होंने सेवा की है। उनको तो हमेशा हमेशा हमारा सर झुका रहेगा। आज जो यहाँ पर मसूरी में सालाना दीवान का जो डोली निकाली जा रही है, ये 107 सालों से निकाली जा रही है और इससे बहुत ही सुंदर भाईचारे का एक जो है मैसेज जो है जाता है आगे। और सभी धर्म मिलके, चाहे इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मसूरी का एक अपना अलग ही रहा है कि जिसमें यहाँ के सब लोग मिलजुल कर सभी धर्मों के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और ये धर्म स्वभाव का, धर्म का प्यार का एक बहुत बड़ा सहयोग का, जिसमें आपने देखा होगा कि सभी धर्मों के लोग जो है आज गुरु सिंह सभा के साथ में चल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक मैसेज है ये सभी के लिए। और गुरु सिंह सभा और गुरु सिख जो गुरु जी के जो चेले हैं और जो सरदार हैं, जितने भी पंजाबीज हैं, उनको हम हमेशा हेड्स ऑफ सलाम उनके लिए कि उनका जो जज्बा है काम करने का, सेवा का, भाव का, उसके लिए हम हमेशा अपना नमस्कार करते हैं। गुरुद्वारा श्री लंडौर गुरुद्वारा श्री सिंह सभा का 107वां सालाना दीवान है। ये हर साल इसी रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे जो है समस्त आसपास के क्षेत्रों से, देहरादून, लोईवाला, बिहारीगढ़ से संगतें आती हैं। मसूरी की लोकल संगत रहती है और मसूरी के समस्त समुदाय के लोग इसमें रहते हैं। और ये पिछले 107 सालों से इसी तरह से नगर कीर्तन के रूप में निकाला जा रहा है। ये लंडौर गुरुद्वारे से मलिंगार होते हुए नगर कीर्तन पूरे नगर में जगह जगह रुकते हुए किताबगढ़ गुरुद्वारे तक जाएगा, जहां रात में फिर सालाना दीवान सजेगा। उसके बाद रात में गुरु का लंगर दोबारा वहां पे होगा। और ये जो सालाना दीवान है ये पूरे 2 दिन तक यहाँ पे चलता है। और इसी कड़ी में कल जो है गुरुद्वारा श्री सिंह सभा लंडौर में दोबारा गुरु का लंगर दिन में वर्तेगा। और इसी तरीके से ये पिछले 107 सालों से यहाँ पे चल रहा है। ये गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मसूरी नगर पालिका प्रशासन द्वारा एसडीएम मसूरी अनामिका के निर्देशों के बाद मसूरी देहरादून मार्ग पर सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण और अनाधिकृत सड़क किनारे सामान बेचने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई है। मसूरी नगर पालिका की टीम द्वारा मसूरी कोलू खेत के पास पानी वाले बंद से मसूरी तक सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले और सामान बेचने वालों पर कार्रवाई करते हुए उनको हटाया गया है। वहीं इस मौके पर प्लास्टिक बैग का प्रयोग करने वालों पर भी कार्रवाई की गई है। अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने बताया कि एसडीएम मसूरी के निर्देश के बाद मसूरी देहरादून मार्ग पर सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण और सामान बेचने वालों पर कार्रवाई कर दुकानों को हटाया गया है। वहीं चेतावनी दी गई है कि दोबारा से सड़क किनारे अतिक्रमण कर सामान ना बेचा जाए। उन्होंने बताया कि मसूरी में प्लास्टिक बैग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन कई दुकानदार अभी भी प्लास्टिक बैग का प्रयोग कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए कई दुकानों से प्लास्टिक बैग को जब्त किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि देहरादून मसूरी मार्ग पर कई जगहों पर सड़क किनारे होर्डिंग लगाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जिनको हटाया गया है। उप जिलाधिकारी के महोदय का निर्देश पे आज नगर पालिका द्वारा पानी वाले मोड़ से अभियान ऊपर की तरफ चलाया जा रहा है, जिसमें रोड पे जो भी अस्थायी अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। साथ ही पॉलीथीन यूज भी जो लोग कर रहे हैं उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है और ये पूरे मसूरी रोड पे किंक्रेक तक की जाएगी। चलिए, जो अस्थायी टाइप के अतिक्रमण है जो लोगों ने अपनी निजी भूमि पे बिना मानचित्र स्वीकृत करके बनाए हैं, वो एमडीडीए के जुरिडिक्शन में आता है। हमारा तो जो टेम्परेरी अतिक्रमण सड़क पे रहता है, जो ये कालीन वाले हैं, इनकी भी काफ़ी शिकायत थी कि हर मोड़ पे इन्होंने कालीन लटका दिए हैं या भुट्टे वाले हैं या इस तरह से जो भी अवैध होर्डिंग्स हैं
उनके खिलाफ हमारा अभियान है। हाँ, SBM में पॉलीथीन पे काफ़ी निर्देश भारत सरकार से और प्रदेश निदेशालय से भी हमारे आ रहे हैं, उस पर चालान की कार्रवाई की जा रही है। पूर्णानंद इंटर कॉलेज में नरेंद्रनगर विकास खंड की ब्लॉक स्तरीय मिनी कीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। प्रतियोगिता का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी VP सिंह ने किया है। आपको बताते चले कि ब्लॉक स्तर के प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों के 250 से अधिक प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी VP सिंह, खेल संयोजक प्रकाश ड्यूंडी, विश्वभरी भट्ट और अध्यक्ष महेश गुस्साई ने खेलों का जीवन का अभिन्न अंग बताते हुए प्रतिभागी छात्र छात्राओं से खेलों में बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करने और खेल भावना से खेलने की अपील करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। खेल तो जीवन के लिए बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि खेलने से मस्तिष्क भी बहुत अच्छा खुलता है, उसका विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। बच्चे का जो रुझान होता है वो खेल के प्रति होगा तो निश्चित रूप से वह पढ़ाई के प्रति भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि खेलने से बच्चे के मनो मस्तिष्क और शरीर की सारी तंत्रिकाएं खुल जाती हैं। और खेल के लिए ही सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, जिसमें हमारे बच्चे दिन ब दिन तरक्की भी कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि खेल बच्चे का सबसे जरूरी अंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रोणागिरी ट्रैक पर फंसे 3 ट्रैकर्स का SDRF की टीम ने रेस्क्यू किया है। वही ट्रैक का शव बरामद कर SDRF की टीम ने जोशीमठ पहुंचाया। मिली जानकारी के मुताबिक SDM कार्यालय जोशीमठ से SDRF को सूचित किया गया था कि द्रोणागिरी ट्रैक पर कुछ ट्रैकर्स जो है वो फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए SDRF टीम की आवश्यकता है। वही घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि केरला निवासी 4 ट्रैकर द्रोणागिरी ट्रैक पर ट्रैकिंग के लिए गए हुए थे, जहां एक ट्रैकर की मृत्यु हो गई है। SDRF टीम जो है उनके द्वारा पैदल ट्रैक से होकर घटनास्थल तक पहुंचकर ट्रैकर के शव को द्रोणा गांव लाया गया। वहीं जो 3 ट्रैकर है वो अभी फिलहाल सुरक्षित है। तो आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं जहां पर मीडिया सेंटर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। तो काम सब छोड़ मुझे फिर से ऑर्थो के पास जाना पड़ेगा। अनेक मैं कहूँ कि उपलब्धियां हमको प्राप्त हो रही हैं। अभी कल ही जो बेरोजगारी दर हमारी घटी है, ऐसे कालखंड में जब सभी जगह थोड़ा ये चुनौती के रूप में लिया जा रहा है, ऐसे समय में 4.4 पॉइंट बेरोजगारी दर घटी है। सतत डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में हमारा राज्य पूरे देश के नीति आयोग के जो आंकड़े आए हैं उसमें पहले नंबर पर आया है। स्टार्टअप्स के क्षेत्र में भी हम लीडर्स की, अचीवर्स की श्रेणी में आ गए हैं, उसमें भी हमने अच्छा स्थान प्राप्त किया है। और भी जो हमने यहाँ पर निर्णय लिए हैं, आप सबके सुझावों से, आप सबके मार्गदर्शन से, आप सबके सहयोग से, उन सभी में हम कहीं ना कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उस दिशा में हम
ठीक प्रकार से आगे जा रहे हैं। हमारे मतलब सकारात्मक हमको परिणाम आ रहे हैं हर क्षेत्र में। चाहे आज हम समान नागरिक संहिता की बात करें तो उसमें भी हमारा काफ़ी काम हो गया है, लेकिन तेज़ी से हम उस पर काम करके उस एक्ट को लागू करने में, उस विधेयक को धरातल पर उतारने के लिए भी काम कर रहे हैं। नकल के मामले में भी एक हमारा आदर्श स्थापित हुआ है, जिसके कारण से हमको अभी तक 17,000 भर्तियाँ बिना किसी नकल के पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई हैं। और उनके माँ बाप जो कि अपने बहुत सामान्य स्थितियों में रहकर अपने बेटे बेटियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तैयारियां करवाते हैं, उनके इंटरव्यू इत्यादि आप सब लोगों ने स्वयं देखे हैं। उन प्रतिभागी जो चयन जिनका हुआ है उनका भी देखा है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आती रही हैं, वो सब। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।